आज की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पंचायत के विषय में हम लोग का अध्ययन पंचायत के विषय में चल रहा था और ग्राम पंचायत के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अध्ययन किया था। तो अब ग्राम पंचायत से संबंधित कुछ बातें मेरे दिमाग में और है कि उसकी आने की संभावना। सर कल एक क्वेश्चन उड़ गया था। जी बताएं। सर कल आपने जो बताया सर 6 अक्टूबर 1952 को सर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन हुआ था। हाँ सर किसके अध्यक्ष में हुआ सर, मैं लिख नहीं पाया था, छूट गया था मेरा। सामुदायिक विकास सर आप बता कार्यक्रम दिए का थे हम। जो गठन हुआ था जी जी वो 1952 में। ठीक है, अक्टूबर 1952 में। ठीक सर ठीक ठीक है, तो ठीक सर जी सर ये ठीक। किसी कार्यक्रम की ये अध्यक्षता में कोई समिति नहीं गठित हुई थी, कोई आयोग नहीं गठित हुआ था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था कब? जी अक्टूबर 1952 में। ठीक है, अक्टूबर 1952 सर ठीक। हाँ ठीक। चलिए हाँ बताएं, और कोई क्वेश्चन? चलिए तो देखिए, पंचायत के विषय में हम लोग चर्चाएं जो कर रहे थे उसमें कुछ चीजें मेरे दिमाग में और रह गई थी जिसकी कल चर्चा नहीं हो पाई थी। पहला, एक तो ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ था, मतलब जिसकी शुरुआत हुई थी वो नागौर से शुरुआत हुई थी, राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट से 59 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। ये पूरे भारत में जितने स्टेट्स हैं, ठीक है, हर एक स्टेट्स में क्या त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतें हैं? इसका आंसर कोई दे सकता है? नहीं सर, हर स्टेट में ये व्यवस्था नहीं है पंचायत। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं आपको लगाया नहीं हूँ वो साउंड का, तो मैं उसको करके आपको बता रहा हूँ। बेटा चलिए हाँ, क्या कह रही थी? हर स्टेट में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं कुछ कुछ राज्य हैं जहाँ पे 2 स्तरीय ही रखा गया है इसको। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत पहली बात तो जहाँ 20,000 से कम जनसंख्या है वहाँ ये कहा गया था कि मध्यवर्ती पंचायत का गठन न किया जाए। ठीक है, लेकिन पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर त्रिस्तरीय है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विस्तरीय है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कुछ राज्य क्या, एक राज्य ऐसा है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायत का गठन हुआ है। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ सिर्फ 1 स्तरीय पंचायत है। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ अभी तक पंचायत का गठन नहीं हो पाया और नहीं हुआ किया गया और उसके स्थान पर कुछ और संस्था कार्यरत है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो सकता है, मेरे दिमाग में है कि पंचायत से संबंधित यह प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ वैसे पूछा तो नहीं गया है, लेकिन जैसे नए क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल निकला है और नवीन क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पूरे भारत में अगर हम देखते हैं
तो 4 स्तरीय पंचायत, चार स्तरीय पंचायत सिर्फ एक जगह है, पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत। उस 4 स्तरीय में वहां क्या कहा गया? एक ग्राम पंचायत, दूसरा आंचलिक पंचायत, आंचलिक पंचायत, तीसरा आंचलिक परिषद, आंचलिक परिषद, और चौथा जिला परिषद। ठीक है, ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। और जो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय पंचायत, वह भारत के निम्न राज्यों में है। एक आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, यहां पर आपकी त्रिस्तरीय पंचायत। ठीक है, द्विस्तरीय जो पंचायत है, जो द्विस्तरीय पंचायत का गठन किया गया है, वह आपके एक है हरियाणा। पहले इसमें देख लीजिएगा कि एक मिनट की द्विस्तरीय पंचायत आपका है हरियाणा, हरियाणा के बाद उड़ीसा, उड़ीसा, और एक चीज यहां मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत के जो गठन किया गया है, त्रिस्तरीय पंचायत में आपका राजस्थान, ठीक है, आप इस पे देखिएगा, राजस्थान, असम, उड़ीसा, हरियाणा, उड़ीसा, असम और राजस्थान, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, यहां पर आपके द्विस्तरीय पंचायत का गठन हुआ है। और ये एक स्तरीय पंचायत आपका है, एक स्तरीय जिसमें ग्राम पंचायत है, एक स्तरीय, ये आपका केरल, केरल के बाद हिमाचल प्रदेश, सॉरी, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद सीमत्री, सीमत्री का मतलब सिक्किम, सिक्किम, और म से मणिपुर, मणिपुर, और त्रि से त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ एक स्तरीय ग्राम पंचायत का गठन हुआ है। ठीक है, और आपके कुछ राज्य ऐसे हैं, उन राज्यों में आप देखिएगा, एक है नागालैंड, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, मिजोरम। यहाँ पर पंचायत है ही नहीं, यहाँ पर क्या है? जनजातीय विकास परिषद है, जनजातीय विकास परिषद। ठीक है,
तो आप इसको नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ पर एक स्त्री है, कहाँ त्रिस्त्री है, कहाँ आपके द्विस्त्री है और कहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। कहीं कंफ्यूजन हो तो कहिए, मैं फिर से बोल दूं आपको। साफ दिखाई दे रहा है? जी सर। एक बार सर बोल दीजिए। आप फिर से लिखिए। पश्चिम बंगाल 4 स्त्री है, 4 स्त्री है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, ये आपके त्रिस्त्री हैं। ठीक है, असम, उड़ीसा, हरियाणा और हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश भी इसमें बढ़ा लीजिएगा। मध्य प्रदेश और कर्नाटक, यहां पर 2 स्त्री हैं। ठीक है, केरल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा, यहाँ पर 1 स्त्री है। यानी कि पंचायत, ग्राम पंचायत सिर्फ है, यहाँ पर क्षेत्र पंचायत नहीं है, यहाँ पर जिला परिषद नहीं है, जिला पंचायत नहीं है। ठीक है, और नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये ऐसे हैं जहाँ पर जनजातीय विकास परिषद कार्य कर रही है, वहाँ पर पंचायत का गठन नहीं हुआ है। ठीक है, जी सर ठीक है। अब हम आते हैं, अच्छी चीज है। आओ बेटा, तू ना पहने हो ना। आप लोग थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए भाई, म्यूट कर लीजिए। अब देखिए 4 इसके बाद हमारे यहाँ जो त्रिस्त्री पंचायत है, त्रिस्त्री पंचायत में जो उत्तर प्रदेश में है वो ग्राम पंचायत, दूसरा आपका क्षेत्र पंचायत, तीसरा जी सर अभी आप बता रहे थे कि इतनी जनसंख्या पर ये 4 स्तरीय पंचायत होती है, त्रिस्तरीय पंचायत होती है, 20,000 समथिंग कुछ अभी आपने बताया था, वो कितना था? हेलो, क्या कह रही हैं? सर अभी आपने स्टार्टिंग में 20,000 समथिंग बताया था कि इतनी जनसंख्या होगी तो इतनी स्तर की पंचायत होगी, वो क्या नहीं था नहीं, सर जी? ऐसा नहीं। देखिए उसमें ये कहा गया है कि जिस राज्य की जहां पर मध्यवर्ती क्षेत्र नहीं होगा, यानी कि पहले जब शुरुआत में बनी थी तो उसमें कहा गया था 20,000 तक की अगर जनसंख्या है तो वहां पर मध्यवर्ती पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो सिर्फ मध्यवर्ती को हटाने के लिए कहा गया था, आपके वो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ठीक है। हेलो, यस सर, समझ गए। हमने कहा कि 20,000 की जनसंख्या अगर है, वो जो जैसे छोटे छोटे जो राज्य हैं उस समय की बात है 1957-58 में, वहां कहा गया था कि आपके मध्यवर्ती पंचायत नहीं होना चाहिए। ये बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश ने किया था उस समय। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पंचायत में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। कहीं कहीं इसका नाम जिला परिषद है, जिला पंचायत। इस पंचायत का चुनाव जो है डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का चुनाव, इसके अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, ये अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्य करते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य। और इसके अध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्य करते हैं, जिला पंचायत सदस्य। ठीक, अब इन दोनों के सदस्यों का चुनाव वो डायरेक्ट जनता करती है।
जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव वो जनता करेगी, क्षेत्र पंचायत के सदस्य का चुनाव वो जनता करेगी, और ग्राम पंचायत में अध्यक्ष से लेकर और सदस्य का चुनाव वो जनता करेगी। लेकिन क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव वो प्रत्यक्ष नहीं होता, परोक्ष होता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, परोक्ष होता है। और परोक्ष कैसे होता है कि जिला पंचायत के सदस्य इनका चुनाव करेंगे और क्षेत्र पंचायत का चुनाव, क्षेत्र जो ब्लॉक प्रमुख कहलाते हैं उनका चुनाव क्षेत्र पंचायत के सदस्य करेंगे। ठीक है, एक चीज ये देखिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जब पंचायत गठित होती है, पंचायत गठित होती है तो 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। क्या आप बता सकते हैं कि चुनाव के बाद पंचायत के गठन की जब घोषणा की जाती है उस डेट से 5 साल होता है कि किस डेट से 5 साल गिना जाता है? सर जिस दिन इसके पदाधिकारी जो होते हैं, जिस दिन वो अपना शपथ ग्रहण करते हैं, उसी दिन से 5 साल लिया जाता है। वेरी गुड। देखिए, गठन के बाद इसकी जब पहली बैठक होगी, ठीक है, जैसे चुनाव हो गया, चुनने के दिन से नहीं, चुनने के बाद जब उन्होंने वो शपथ ग्रहण करते हैं, जो पहली बैठक होती है वहां से लेकर 5 साल तक, 5 वर्ष तक। लेकिन अगर बीच में ही 5 वर्ष के भीतर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, किसी कारण से भंग कर दिया जाता है, ठीक, या ग्राम पंचायत या उसके जो पंचायत का सरपंच होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये बताइए कि जो नया चुनाव होगा, ठीक, वह कितने वर्ष के लिए होगा? 5 वर्ष के लिए, वो 20 दिनों के लिए होगा। जी? बाकी जो है, जो टाइम से जो बाकी का जो समय शेष बचा है उसी के लिए होगा चुनाव। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो उसका शेष समय बचा है। अगर किसी कारण से पंचायत भंग हो जाती है, ठीक, या किसी सदस्य जो पंचायत का है वह किसी कारण से पद से मुक्त हो जाता है, तो जो शेष जो आगामी चुनाव होगा वो शेष कार्यकाल के लिए होगा, शेष कार्यकाल के लिए। और किसी भी सदस्य के, ग्राम पंचायत प्रधान से लेकर किसी भी सदस्य की रिक्त होने पर, पद के रिक्त होने पर 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना है, ठीक है, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उस समय किसी कारण से पंचायत का ग्राम पंचायत अध्यक्ष नहीं रहता अपने पद पर, तो जो कार्यकाल समाप्त होगा उसके बाद उसका चुनाव होगा, तब 6 माह की बाध्यता नहीं रह जाती, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। पहला कि उसका कार्यकाल जिस दिन पहली बैठक होगी तब से लेकर 5 वर्ष, ठीक। एक ये अगर डिसॉल्व होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव होगा और वह शेष कार्यकाल के लिए चुना जाएगा, ठीक है। जैसे आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लोग उसके क्या नाम है कि विधान परिषद के सदस्य होते हैं, जो सदस्य शेष चुने जाते हैं वो कितने कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं? वह सिर्फ शेष कार्यकाल के लिए उनका चुनाव होता है, ठीक है। अब देखते हैं पंचायत, ये महत्वपूर्ण बातें थी। पंचायत के लिए वित्त और पंचायत के चुनाव के कराने की जिम्मेदारी किसको प्राप्त है? पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को। जी, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक, वेरी गुड। राज्य निर्वाचन आयोग, इसका गठन, ठीक है, आर्टिकल 243 के, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन आर्टिकल 243 के तहत किया गया है। हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये कौन करवाता है? संघ चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग,
ठीक है, केंद्रीय चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव। और सिर्फ जो पंचायत का चुनाव होता है वह आपके चाहे पंचायत हो नगर का हो चाहे इसका, वो चुनाव कौन करवाता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन चुनाव की घोषणा और चुनाव का जो वो क्षेत्र का परिसीमन, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा। नहीं बेटा, ये चीज इसीलिए मैं इसको रोका सर, राज्य के द्वारा होता है। ये राज्य जो है चुनाव की घोषणा राज्य करता है, ठीक, और क्षेत्र का परिसीमन भी राज्य के द्वारा होता है। ये दोनों चीज दिमाग में रखिएगा, चुनाव की घोषणा, ठीक, राज्य के द्वारा, और परिसीमन जो है, परिसीमन यह जो है राज्य के द्वारा, ठीक है। ये दोनों चीज दिमाग में रखिए। वहां क्या है, चुनाव की घोषणा कौन करता है? चुनाव की घोषणा करता है केंद्रीय चुनाव आयोग जो है, ठीक, निर्वाचन आयोग। ये चीज महत्वपूर्ण थी पंचायत के विषय में, ये चीज मैंने आपको बता दिया। आप इसको पंचायत से संबंधित, मुझे लग रहा है कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इसको सॉल्व कर डालेंगे। दूसरा जो है आपका नगर पंचायत, सर या इसको कह सकते हैं कि नगर पंचायत, ठीक, या इसको स्थानीय निकाय में नाम जो दिया जाता है, तो ये एक भाग है, इसका नाम दिया जाता है शहरी निकाय, शहरी निकाय, ठीक, या नगर निकाय, नगर। बताइए नगर निकाय कितने भागों में बटा हुआ है, इसके कितने पार्ट हैं? सॉरी सर। कोई 18 सर। जी सर 3 भागों में बटा है। नहीं, ये हाँ बताएं, 3 भाग कौन कौन? सर नगर पालिका है, नगर परिषद है और नगर निकाय है, नगर निगम। आपने ठीक बताया है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। वेरी गुड। पहला एक है नगर पंचायत, दूसरा आपका है नगर पालिका, और तीसरा आपका है नगर निगम, ठीक। ये 3 है। ये पॉपुलेशन के हिसाब से किसी क्षेत्र को नगर पंचायत, किसी क्षेत्र को नगर पालिका, किसी क्षेत्र को नगर निगम घोषित किया जाता है, ठीक है। जैसे 20,000 तक की अगर जनसंख्या है, 20,000 तक, ठीक है, तो वहां नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। 20,000 से लेकर 20,000 से 5 लाख तक, ठीक, यहां पर नगर पालिका होगी। लेकिन नगर पालिका जो है वो श्रेणियों में बटे हो, नगर पालिका 1, ठीक, नगर पालिका 2, नगर पालिका 3, इस श्रेणियों में बटी होगी। और 5 लाख से ऊपर अगर है, 5 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, तो नगर निगम का गठन किया जाएगा, ठीक है। ये चीज महत्वपूर्ण है इसकी पॉपुलेशन को लेकर। 20,000 तक नगर पंचायत, 20,000 से 5 लाख आपके नगर निगम, नगर पालिका, और नगर निगम 5 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन है तो नगर निगम, ठीक है। अब इसके भी जो व्यवस्थाएं होती हैं, पहली बात तो नगर पंचायत जो क्षेत्र रहता है उसका परिसीमन भी राज्य के द्वारा किया जाता है, घोषणा भी उसी तरीके से, निर्वाचन की घोषणा भी राज्य के द्वारा की जाती है। लेकिन निर्वाचन का कार्य जो पूरा करता है वो राज्य निर्वाचन आयोग पूरा करता है, ठीक। नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम में एक अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं वह वार्ड के सदस्य होते हैं, वार्ड के सदस्य। यहाँ पर वार्ड बनाया जाता है, ठीक। इसका डायरेक्ट जो निर्वाचन होता है
नगर पंचायत के भी, नगर पालिका के भी, नगर निगम के सदस्यों का अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, वहां हम देखते हैं क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनके अध्यक्ष का चुनाव परोक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या होता है, वार्ड और उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव जनता के द्वारा, उसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इनका जो वित्त पोषण होता है नगर निगम का या पंचायत का, वह राज्य वित्त आयोग के द्वारा, राज्य वित्त आयोग इनके द्वारा पंचायत को भी और शहरी निकाय को भी, पंचायत प्लस शहरी निकाय, इनके लिए धन का आवंटन राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह आर्टिकल 243I के तहत होता है। तो आप इसमें 243 में दो अनुच्छेद, मतलब जो उसके सब पार्ट है उसको आप याद रखिएगा, एक 243I और एक 243K। 243I में क्या है, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, और 243K में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान। ठीक है, इसका गठन राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि राज्य की जो को कर प्राप्त होता है, जो शुल्क प्राप्त होता है, या जहां से भी राज्य संपत्ति इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है, वहां से पंचायतों के भाग का ये आवंटन करता है कि पंचायतों को कितना प्रतिशत उसको दिया जाए। ठीक है, और यह भी करता है कि पंचायत अपने सोर्सेस के द्वारा किस प्रकार से संपत्ति को इकट्ठा करे अपने पंचायत को चलाने के लिए। यह इस चीज की मतलब व्यवस्था करता है, इस पे सुझाव देता है। ठीक है, तो यह राज्य वित्त आयोग किसके द्वारा गठित होता है, राज्यपाल के द्वारा। ठीक, हर 5 वर्ष पर। और फिर उसके बाद यह इस पे सुझाव देता है कि किस प्रकार से पंचायतों को आर्थिक रूप से समृद्ध किया जाए, जिससे उनकी व्यवस्था ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से चल सके। ठीक है, तो ये चीजें आप पंचायत के विषय में आप दिमाग में रखिएगा। मैं शुरू में से पंचायत का एक बारगी मैं रिवीजन करा देता हूं। आपके ग्राम पंचायत का उल्लेख आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व में 40 में किया गया है, अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक, उसके बाद जो पहली समिति गठित हुई थी वो बलवंत राय मेहता की समिति 57 में। ठीक, और उसके बाद जो रिपोर्ट आने के बाद उसने नागौर में पहला पंचायत हुआ। वैसे प्रायोगिक तौर पर एक वो जो है आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, लेकिन औपचारिक रूप से नागौर में पहला इसका गठन किया गया, फिर पूरे राजस्थान और अन्य राज्यों में पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी समिति बनती है वो अशोक मेहता की 1977 में। तीसरी समिति जो बनती है वो PBK राव की समिति बनती है, वह 1985 में। चौथी समिति बनती है वो लक्ष्मीमल सिंधवी की समिति 1986 में। अब 5वीं समिति बनती है PK थुंगन की समिति 1988 में। इनके जो प्रमुख बातें हैं इन समितियों का, बलवंत राय मेहता की समिति का जो प्रमुख बात है वो त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की बात। ठीक, अशोक मेहता की समिति की जो मुख्य बात है वह द्विस्तरीय पंचायत समिति की गठन की बात कहता है। ठीक, उसके बाद PBK राव समिति SC ST और स्त्रियों के आरक्षण के विषय में वो चर्चा करता है। और आपके PK थुंगन और लक्ष्मीमल जो समिति है वह क्या कहता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। और इन्हीं के बाद आपका नरसिंह राव के सरकार के समय में 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया गया। 22 दिसंबर को लोकसभा से, 23 दिसंबर 1952 को राज्यसभा से और 20 अप्रैल को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद पंचायतें और शहरी निकाय जो है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया। पंचायत का जो गठन हुआ पहला वो 24 मार्च
24 अप्रैल को, और जो शहरी निकाय हुआ वो 1 जून को। ठीक है, यह पंचायत के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य थे। 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्य वित्त आयोग धन की के बारे में चिंता करता है, उसके विषय में उपाय सुझाता है कि कैसे कैसे दिया जाए। यह राज्य के जो धनराशि रहती है उसमें से पंचायतों को कितना धनराशि आवंटित किया जाए, इसके विषय में राज्य वित्त आयोग सुझाव देता है। और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, और परिसीमन का कार्य, ठीक है, वो कौन करता है? आपका राज्य करता है। चुनाव की घोषणा कौन करता है? राज्य करता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य पंचायत के विषय में थे। अब इसके बाद देखिए 9 का आपने पढ़ा, जिसमें 9 में भाग 9 में पंचायत की बात है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण आपका आएगा 9 के बाद भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। ठीक, ये बहुत ही कम, ये आपका आर्टिकल 244, बस एक आर्टिकल की बात इसमें है। भाग 10 कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण आपका भाग 11 आता है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, इसकी चर्चा की गई। ठीक, केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत, अच्छा भाग 12 भी इसी से संबंधित है। भाग 12 वो भी केंद्र राज्य संबंध से ही संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? जो प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, ये 3 प्रकार के विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय 3 प्रकार के विषयों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, कैसे कैसे अंतर संबंध होंगे केंद्र और राज्य के बीच। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रावधान भाग 11 और भाग 12 में किया गया है। भाग 11 में इतने का वर्णन है, विधायी और प्रशासनिक संबंध का वर्णन है, और भाग 12 में वित्तीय संबंध का वर्णन है। ठीक है, भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक कार्य, और भाग 12 में वित्तीय। ठीक, 11 हम देखते हैं, आर्टिकल अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक यह केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों की चर्चा करता है इसमें। ठीक, और आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक प्रशासनिक संबंधों की चर्चा करता है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक यह वित्तीय संबंधों की चर्चा करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? मनीषा जी? जी सर, जी सर। आपने कहा क्लियर हुआ केंद्र राज्य संबंध में? जी सर। भाग 11 भाग 12, भाग 11 में आपके विधायी और प्रशासनिक है, और भाग 12 में आपका वित्तीय है। आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक विधायी संबंध है। आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक प्रशासनिक है, और 264 से लेकर 300 तक आपका वित्तीय है। ठीक है, देखिए जैसा कि मेरा संविधान कहता है कि भारत एक संघात्मक राज्य है। ठीक है,
संघात्मक में क्या होता है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक, देखिए भारत संघात्मक राज्य की अवधारणा कहां से ली गई है? अमेरिका से, हाँ, अमेरिका के संविधान से। और कोई? सर कनाडा से लिया गया है। कनाडा से सर। देखिए संघात्मक राज्य में भारत में जो अवधारणा ली गई वो कनाडा से ली गई। ठीक है, देखिए भारत राज्यों का संघ है। यहां जो शब्द यूज किया गया है मतलब संघ के लिए, वो फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, अमेरिका में क्या किया है, वो राज्यों का, वो फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल उसके संघ के लिए किया गया। यहाँ क्या किया गया है, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक, यहाँ का जो संघ है, यहाँ जो राज्य और केंद्र के बीच जो अंतर संबंध है वह संविधान के द्वारा प्राप्त संबंध है। अमेरिका में क्या है, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ क्या है, यहाँ संविधान के तहत इन राज्यों का गठन किया गया है और कहा गया है कि यह संबंध कभी समाप्त नहीं होंगे या इनसे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है आपको। ठीक है, अमेरिका में क्या है, अगर कोई राज्य चाहे, वहां पे 50 राज्यों का, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कहा जाता है, वो 50 राज्यों, वहां पे 50 राज्य है। ठीक है, उसके बीच आपसी एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, वहां दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अगर आप न्यूयॉर्क चले जाएंगे तो उस स्टेट का एक नागरिकता और एक अमेरिका की नागरिकता। यहाँ क्या है, इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ यूनियन है, वहाँ फेडरेशन है। वहाँ यह जो है संविधान के द्वारा यहाँ राज्य निर्मित किए गए हैं, ना कि राज्यों को मिलकर एक नेशन बनाया गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अंतर आप जानते रहिएगा। अगर इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, वहां अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। तो यह हमारे यहाँ जो लिया गया है, यह कनाडा से ऐसी व्यवस्था ली गई है। और जी बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर शायद फोन या मैसेज आया था जिसकी वजह से आवाज आई। अच्छा, ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत आपकी अनुसूची 7 में आपके विषयों का बंटवारा किया गया है। ठीक, यहाँ संघ के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। बता सकते हैं कि कितने कितने विषय किस सूची में है? सर संघ सूची में सर 97 विषय हैं। हाँ? और वर्तमान में सर राज्य सूची में सर संघ सूची में 97 विषय हैं। 97। और सर जो वर्तमान में है ये 100 हो चुके हैं। और सर उसके बाद और उसमें सर 52 विषय हैं जो पहले 47 थे, अब 52 हो चुके हैं। देखिए ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए कि जब मेरा संविधान बना, ठीक है, जब संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है, उस संविधान के निर्माण के दौरान 97 विषय संघ में थे, 66 विषय राज्य में थे और 47 विषय समवर्ती सूची में शामिल थे। आज की वर्तमान स्थिति जो है 97 के स्थान पर यहाँ 100 विषय हो चुके हैं संघ में। जी सर। यहाँ 66 के स्थान पर 61 हो चुके हैं और यहाँ 47 के स्थान पर 52 हो चुके हैं। 2 हैं सर। ठीक है जी सर। ये अनुसूची में किस
अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है। आप लोगों को अनुसूची सब याद है कि नहीं? सर याद करते हैं, भूल जाते हैं। आप कोशिश करिए यार इसके भूलने ना पाए, क्योंकि 12 अनुसूची है ना। सर कंफ्यूजन हो जाता है सर सूची में कभी कभी। ये कंफ्यूजन में ही तो आप अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आप स्ट्रेटजी यही आपकी फेल हो जाती है। जी सर। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि किस, चूंकि ये प्रश्न बारंबार आए हैं, कई बार आए हैं, इतनी बार आए हैं कि मैं बता नहीं सकता, और हमेशा डर बना रहता है कि फिर हो सकता पूछ ले। भाग को, अनुसूची को कदाप मत छोड़िएगा। फंडामेंटल राइट को और नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य को कदाप मत छोड़िए। ठीक है, अब यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा। संघ में पहले 97 थे, राज्य में 66। जी और समवर्ती में मेरी आवाज आ रही है? आवाज में कोई बाधा? सर आप अभी तक नहीं आ रही थी। अच्छा, नहीं आ रही? अभी तक नहीं आ रही थी, अब आई है। ठीक है, ये हुआ। अब हम देखते हैं कि आपका जो विधायी संबंध है केंद्र और राज्य के बीच में, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की कि आर्टिकल 245 से लेकर 255, ठीक है, इसमें आपको 4 से 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी जिसकी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं टकराने की संभावना है कि पूछा जा सकता है। एक आर्टिकल आपका है आर्टिकल 248, दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 249, तीसरा है आर्टिकल 250, चौथा आपका आर्टिकल 250 के बाद 252 और पांचवा आर्टिकल 253। केंद्र राज्य संबंधों में 5 अनुच्छेद आप दिमाग में रख लीजिए कौन कौन से हैं। 248, 49, 50, बीच में सिर्फ गैप कहां हो रहा है? 51 का। ठीक, उसके बाद 240, 52 और 253। ठीक है, ये चीज जो है क्लियर कर लीजिए। पहला क्या है? अनुच्छेद 248 कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं बताएं? अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं? सर आपातकाल में जो उपयोग की जाने वाली शक्तियां वो जो केंद्र के लिए उल्लेखित है, राज्य के लिए उल्लेखित है, जो शेष बचते हैं उसी को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। क्या चीज? फिर से जरा बताइएगा। जो केंद्र और राज्य को नहीं दी गई है शक्तियां, हाँ, जो अवशिष्ट शक्तियां उसी को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है, ना वो राज्य की सूची में है, ना वो संघ की सूची में, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है ये सब आते हैं, और ना वो समवर्ती सूची में है। किसी सूची में जिस विषय का उल्लेख नहीं है वह शक्तियां, और वो शक्तियों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? 248 के द्वारा, कि अवशिष्ट शक्तियां कहां पर निहित है? संघ में। ठीक, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित है।
कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित है। हमारे यहाँ देखते हैं कि ये संघात्मक राज्य है, लेकिन इसका झुकाव केंद्र की तरफ रहता है। ठीक है, जब आपातकालीन परिस्थितियां लागू हो जाती हैं तो आपातकालीन में हम देखते हैं कि केंद्र की तरफ इसका झुकाव हो जाता है कि पूरे राज्य पर, ठीक है, केंद्र का अधिकार हो जाता है। नियम बनाने की, विधि बनाने की, संचालन करने की जो समस्त चीजें हैं वह यहाँ गौर होती है। एक ये हो गया। दूसरा, ये जरूर याद रखिएगा कि अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किसमें प्राप्त है? 248 में। मैं इस आर्टिकल की चर्चा आपसे पहले कर चुका हूं। 249 बताइए 249 में क्या है? सर सूची के विषय में सर राज्य सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अगर किसी भी मैटर पर राज्य का जो विषय है उस पे राज्यसभा अपने बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत के द्वारा यह पारित कर दे कि इस विषय पर आपको, राज्य सूची के विषय पर संसद को विधान बनाना है, तो यह अधिकार उसके पास आ जाता है। बताइए अभी तक इस अधिकार का प्रयोग किया गया कि नहीं? अभी नहीं हुआ है सर। अभी नहीं हुआ। बताएं, कोई बताए। जी सर, एक बार फिर से पूछिएगा। हमने कहा कि 249 का प्रयोग क्या राज्यसभा के द्वारा किया गया है? जी सर, किया गया है। कब किया गया बताएं जरा। आईएएस के गठन के लिए, आईएफएस के गठन के लिए। यहाँ आईसीएस कहाँ आ गया? अरे नहीं सर, ये 60 संशोधन नहीं, ऐसा ना, वो 312 की बात कर रहे हैं आप, 312 की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। भूमि सुधार अधिनियम बनाने में इसका राज्यसभा के द्वारा किया गया है। मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया, जरा बताएं। सर एक बार ये भूमि सुधार अधिनियम बनाने के लिए किया गया था। देखिए, इसको आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि 249 का प्रयोग राज्यसभा ने 2 बार किया है। कितनी बार? 2 बार। एक इसने किया है 1952 में और एक बार किया है 1986 में। ठीक, 1952 में जो इसने प्रयोग किया है वह प्रयोग किया है व्यापार, वाणिज्य तथा उत्पादित वस्तुओं के उपलब्धि, मतलब उपलब्ध तथा वितरण। ठीक, व्यापार, वाणिज्य तथा उत्पादित वस्तुओं की उपलब्ध तथा वितरण के विषय में जो राज्य का अधिकार था उस पे इसने विधान बनाने का कार्य इसको दिया है, संसद को दिया। कब किया? 1952 में, 52 में। और दूसरी बार इसने किया 1986 में, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबद्ध राज्य हैं उन राज्यों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, यह कब किया था? 1986 में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबद्ध राज्य की सुरक्षा। ठीक है, इससे संबंधित विषय पर 1986 में, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जिस चीज की चर्चा अभी आपने प्रसाद ने किया है कि आईसीएस और उसके लिए
उस चीज की चर्चा इसका भी प्रयोग इसने 312 का प्रयोग 2 बार किया है। एक 312 का प्रयोग इसने किया 1961 में और एक प्रयोग किया 1965 में। 1961 में जब इसने राज्य मतलब भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा और भारतीय वन सेवा के गठन की बात कही थी, तब वो 312 का प्रयोग राज्यसभा ने किया था। और 1965 में इसने जब किया था भारतीय शिक्षा सेवा और भारतीय कृषि सेवा से संबंधित नए मतलब उसका गठन, संस्था का गठन जो किया था, ठीक है, सेवाओं का गठन। तो ये 2 बार 312 का भी प्रयोग किया और 2 बार 249 का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? सर जब 312 का प्रयोग किया था 1961 और 65 में, तो उसमें से केवल एक आईएफएस की मांग को ही पूरा किया गया था ना, बाकी को तो रद्द कर दिया गया था। अरे भाई, रद्द क्यों किया गया? कहाँ रद्द किया गया था बताइए? भारतीय इंजीनियरिंग सेवा की गठन नहीं हुआ, भारतीय चिकित्सा सेवा का नहीं गठन हुआ भाई। 312 के तहत क्या किया गया था बताइए जरा। 312 के तहत ये प्रावधान है कि देश के हित में यदि राज्यसभा चाहे तो नई जो क्या कहते हैं जो लोक सेवाएं हैं उनका सृजन कर सकती है। तो नई लोक सेवाएं का गठन नहीं हुआ। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा का, भारतीय चिकित्सा सेवा का, वन सेवा का गठन तो हुआ ही 1961 में। सर मेरा कहने का वो रद्द वाले से तात्पर्य था 1965 वाले जो था, जो से भारतीय शिक्षा सेवा जी, भारतीय शिक्षा सेवा और भारतीय कृषि सेवा जी, ठीक है जी। तो इसमें क्या रद्द किया था सर? इसको नहीं माना गया था ना, गठन नहीं किया गया था। शिक्षा सेवा और वन सेवा का नहीं, शिक्षा सेवा और कृषि सेवा का। जी सर। ये जानकारी तो मुझे नहीं है। मेरे हिसाब से हमने किसी बुक में पढ़ा था तो नहीं, मेरे हिसाब से कि शिक्षा सेवा, वन सेवा, शिक्षा सेवा और कृषि सेवा इसका भी गठन 1965 में किया गया। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको सर्च कर लीजिएगा। और मुझे जहां तक लगता है कि इन 5 सेवाओं का गठन किया गया। 3 का 61 में किया गया और 2 का 65 में किया गया। ओके सर, इसको देख लेंगे। आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है जी सर। चलिए, अब आप इसको नोट करते चलिएगा। हाँ, और आप ये बताइए 250 में किस बात का उल्लेख है? प्रशांत जी। जी सर। 250, 252, 253 जी किस बात का उल्लेख है? आपात 250 सर याद आ रहा है कुछ, लेकिन दिमाग में नहीं चल रहा है सर। आपात से रिलेटेड है। बताइए। आपातकाल की घोषणा में परिवर्तन, आपात की घोषणा है और संसद राज्य सूची के लिए संबंध में विधि बनाने को संसद को शक्ति दी गई। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये धीरज जी बता रहे हैं। 251 में संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के आधीन नो 251 की चर्चा नहीं करनी है हमको। 252 विधानमंडल 252 में सहमति है राज्यों के लिए, संसद की शक्ति है ऐसे भी। और 253 सर अंतरराष्ट्रीय करार करने के लिए विधान है। ये देखिए, ये आपके आप 251 छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं 252 की चर्चा कर रहा हूँ, 253 की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, 250 की चर्चा अभी मैंने 248 किया
मैंने आपको बताया कि विधायी जो संबंध है 245 से लेकर 55 तक है, लेकिन इसमें सिर्फ 5 आर्टिकल आप दिमाग में रखिए। 248 रखिए, 249 रखिए और 250 रखिए। 250 में क्या है, आपातकाल के दौरान संसद को विधान बनाने की शक्ति, ये 250 में है। लेकिन 252 क्या कहता है, ये कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य आपसी सहमत से किसी विषय पर संसद से अनुरोध करें कि इस विषय पर आप विधान बनाएं, तो संसद उस विषय पर विधान बना सकती है। ठीक है। 252 इसके तहत एक बार, हमको सन तो दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1956 की बात है। ठीक है, 56 या 57 की बात है, जब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ साथ उड़ीसा और पंजाब, इन 5 प्रांतों ने, ठीक है, संपदा शुल्क से संबंधित विधान बनाने का अनुरोध किया था। ठीक है, संपदा शुल्क से संबंधित विधान बनाने का अनुरोध किया था। यह किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है इसको? 252 के तहत। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक पूछे जाने की संभावना है, और एक आपका 253 पूछे जाने की संभावना है। 253 में कहता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय करार, या अंतर्राष्ट्रीय करार का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधि, विभिन्न देशों के साथ भारत सरकार की जो संधि होती है, उस संधि को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर विधान बना सकती। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, उसको प्रवर्तित करने के लिए। तो आपको केंद्र राज्य संबंधों में से सिर्फ और सिर्फ क्या दिमाग में रखना है कि पहली बात, भाग 10 में उल्लेख, भाग 10 में 2 प्रकार के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का बंटवारा। विधायी के तहत 245 से लेकर 255 तक है। 245 में हमको, 55 के बीच में हमको 5 आर्टिकल याद रखने हैं। 248 अवशिष्ट शक्तियां, 249 राज्यसभा का अधिकार, 250 आपातकालीन शक्तियां, 252 2 राज्यों के मध्य आपसी समझौता, और 253 अंतर्राष्ट्रीय करार। बाकी आप 251 छोड़ दीजिएगा, 245 छोड़ दीजिएगा, 245, 46, 47 दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है, पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं इसी के भाग जो दूसरा है, भाग 10 का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें प्रशासनिक संबंधों की बात आती है। प्रशासनिक संबंध, ठीक, प्रशासनिक संबंध कहां से कहां तक है? आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। ठीक, इसमें 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल आप दिमाग में रखिएगा। एक आर्टिकल आपका है 262, अनुच्छेद 262, और एक आर्टिकल है अनुच्छेद 263। देखिए, आर्टिकल 262 क्या कहता है? वो कहता है कि जब कभी जल के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो, जैसे नदी जल है और ऐसे झील, तालाब, ऐसे लोग हैं जो 2 राज्यों के बीच कभी विवाद का विषय बन जाता है। ठीक है, तो जल से संबंधित अगर विवाद उत्पन्न होता है, तो इस पर जो है आपका संसद इस पर निर्णय लेगा। ठीक है, और इस विवाद के उत्पन्न होने पर एक अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम
1966 ये पारित हुआ था। और एक नदी जल बोर्ड, इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए नदी जल बोर्ड, वो भी 1966 में पारित हुआ, नदी जल बोर्ड अधिनियम। और एक अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1966, ठीक है, ये पारित किया गया। किसका प्रयोग करते हुए? 262 का। और इसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, न्यायाधिकरण जिसको कहा जाता है हिंदी में, उसका गठन किया जाता है। और उस गठन से वो अंतरराज्यीय जल विवाद का निपटारा करता है, ठीक है। और 263 क्या करता है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन, अंतरराज्यीय परिषद, ठीक, का गठन का प्रावधान किया करता है। लेकिन यह हमारे संविधान में अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख है, लेकिन गठन कब हुआ? ये जाकर गठन हुआ 1990 में, ठीक। इसके पहले आपके राजमन्नार आयोग थी, प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, इन सब ने अंतरराज्यीय परिषद के गठन की बात कही कि गठन हो जाना चाहिए। लेकिन संविधान में उल्लेख होने के बावजूद अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? 1990 में हुआ, 1990 में हुआ। यह क्या करता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों को निपटारा करने का कार्य करता है अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है। यह 1990 में गठित हुआ। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, ठीक। ये क्या बनता है? सर जी सर बताएं। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष तो गृह मंत्री होते हैं ना? वो क्षेत्रीय परिषद है। अच्छा वो क्षेत्रीय परिषद है जो आपके जी। पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, अब तो एक और क्षेत्र हो गया, ठीक, वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वहां पर गृह मंत्री होता है, ठीक। जी। यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री के साथ 6 कैबिनेट मंत्री और इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं या इसका प्रशासक जो होता है वह इसका पदेन सदस्य होता है, गठन कब हुआ? 1990, ठीक है। 1990 में किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस में कौन पीएम था उस समय? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे प्रशासनिक और विधायी अधिकारों की चर्चा की। अब भाग 12 में जो आता है वह वित्त, संपत्ति, संविदाएं तथा वाद, भाग 12। आज चर्चा नहीं करेंगे इस पे, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 12 इसमें क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं तथा वाद, ठीक, यह विषय भाग 12 का है। इसी के तहत हमारे वित्तीय संबंध निर्धारित किए जाते हैं केंद्र और, जैसे आप पढ़े होंगे कि कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र इकट्ठा करता है, राज्यों के बीच बंटवारा कर देता है। कुछ कर ऐसे होते हैं जो
राज्य केंद्र लगाता है, लेकिन राज्य उसको इकट्ठा करते हैं। कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा, तो सारे जो वित्तीय संबंध है वो इसी के द्वारा तय किए जाते हैं। 264 से लेकर 300 तक इसका उल्लेख है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यही समाप्त करेंगे। आप लोग पंचायत और केंद्र राज्य संबंध के विधायी और प्रशासनिक संबंध आप जितना मैं बताया हूं उतना आप कोशिश करिएगा दिमाग में रहे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर कोई समस्या हो या कोई समझ में ना आए तो आप मुझे फोन करके पूछ लिया करिए। ठीक है, चलिए भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। गुड नाइट। प्रणाम सर। क्वेश्चन करना था। प्रणाम सर। जी बताएं, कोई क्वेश्चन? वो अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद की जो संरचना जो डिफरेंस होता है, ये उनके डिस्ट्रिक्ट जो काम होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? अब क्षेत्रीय परिषद में क्या है कि क्षेत्रों के बीच, जैसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है, उसके बीच किस प्रकार से हम आपसी समन्वय करके राज्यों के बीच विकास कर सके, ठीक है, उसका मुख्य कार्य वही होता है। और यहाँ क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद में मुख्यता है कि राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो तो वह उसका मतलब विवाद का समाधान कैसे हो। यानी कि क्षेत्रीय परिषद में डेवलपमेंट की बात आती है कि किस तरीके से क्षेत्र के लोग अपना आपस में समन्वय करके विकास कर सके। और अंतर्राज्यीय परिषद में ये होता है मुख्यतः कि अगर कोई विवाद आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसका निपटारा कैसे किया जाए। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। ओके।